हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये बार बार रिपीट होते हुए आए हैं, तो हमारे कल वाले एग्जाम में भी ये रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए, इसीलिए इसको लास्ट तक देखना। बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने इसको बनाया है। फटाफट स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी डिले के। देखो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस पे जो पैसेज है वो पूरा का पूरा आया हुआ है। अब ये समझ में नहीं आता इसमें लिखे क्या, ठीक है। समझ में ही नहीं आ रहा होता कि भाई कहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है वो लिखनी है। 4 मार्क्स के लिए आता है ये। और प्रॉब्लम क्या है कि देखो, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होते हैं और सेकंड क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कई बार इसके आंसर भी उसमें नहीं मिल रहे होते पैसेज में, ठीक है। चैप्टर के रेफरेंस से पूछ लेता है, तब जाके जो प्रॉब्लम है वो हमारे सामने आती है। हालाँकि अभी हम इस प्रॉब्लम को डील कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सारे जितने भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। इंस्क्रिप्शंस आर रिटन एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन, मेटल। इन्होंने बता दिया कि इंस्क्रिप्शंस है क्या पहली वाली लाइन में। इंस्क्रिप्शन के बारे में ही है ये पैसेज। पहले मैं पैसेज पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी पहले, ठीक है। आपको भी यही अप्रोच ट्राई करना है। व्हाट रोल डज पेलियोग्राफी प्ले इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ इंस्क्रिप्शन? पेलियोग्राफी क्या रोल प्ले करती है एज डिटरमाइन करने में? तो पेलियोग्राफी क्या रोल प्ले करती है, पेलियोग्राफी ढूंढूंगी मैं कहाँ पे है, ठीक है। Others are dated on the permanent. Others are dated on the basis of paleography or the style of writing with a fair amount of precision. For instance, in century 250 BC, the letter A was written like this by C. और उसके बाद सेंचुरी 500 CE तक क्या होता है, इट वॉज रिटन लाइक दिस। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत, यानी स्टार्टिंग में प्राकृत में थे, फिर उसके बाद में जो ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेजेस थी वो। तो नेम ऑफ रूलर जैसा अजात शत्रु और इन सबके जो नाम हैं वो भी अलग अलग लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कैसे पता चल रहा है हमें इंस्क्रिप्शंस के बारे में, तो क्या बता देंगे कि पेलियोग्राफी जो है वो स्कॉलर को हेल्प करती है कि वो उसकी एज को डिटरमाइन कर पाए इंस्क्रिप्शन की, एनालाइज करके कि राइटिंग स्किल किस तरीके की यूज करी गई है और उसके आसपास की डेट का पता लगा पाए, और स्क्रिप्ट में क्या क्या चेंजेस ओवर टाइम आए हैं ये चीज पता लगा पाए, ठीक है। सेकंड क्या है, हाउ डू इंस्क्रिप्शंस कंट्रीब्यूट टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज एंड कल्चर? जो इंस्क्रिप्शंस है वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी एंशिएंट सोसाइटी और कल्चर में। तो ये क्या करते हैं, ये रिकॉर्ड करते हैं अचीवमेंट्स को, एक्टिविटीज को, आइडियाज को ऑफ दोज हु कमीशन देम एंड इंक्लूड द एक्सप्लॉइट्स ऑफ किंग्स और डोनेशंस मेड बाय वुमेन एंड मेन टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। जो भी डोनेशन दिए गए हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन को, वो ये सारे के सारे जो क्या कहते हैं रिकॉर्ड्स हैं वो हमें बताते हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं वो बताते हैं। व्हाट इनसाइट्स कैन बी गेन्ड फ्रॉम स्टडिंग द लैंग्वेज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन? अगर हम अलग अलग तरीके की इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। सबसे पहले अगर हम जब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शन में, तो ये हमें इंसाइट प्रोवाइड करती है, अलग अलग कल्चरल एक्सचेंजेस के बारे में पता चलता है हमें कि कहाँ पे कैसी कैसी जो ट्रेडिशंस है, कल्चर है, वो फॉलो किया जाता है। लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है अलग अलग रीजन में टाइम पीरियड के साथ। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है हिस्टोरिकल डायनेमिक्स को समझने में बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, ठीक है। इस तरीके से ही पॉइंट में आंसर लिख कर आना, चाहे क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आए या 2 मार्क के लिए आ रखा हो सोर्स बेस में। आपको कोशिश करनी है कि जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है एटलीस्ट उससे 2 पॉइंट, उससे 1 या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही लिख कर आए हम, ठीक है। तो एटलीस्ट हम सेफ साइड तो चले। अगर गलत हो भी जाए एक आध पॉइंट तो उसमें वहाँ पे मार्क्स हमें डिडक्ट ना हो, मार्क्स मिल जाए। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट शेयरिंग आइडियाज। अल बेरूनी का टेक्स्ट है ये पूरा का पूरा, यहाँ पे इसने अलग अलग चीज़ों में इसको ट्रांसलेट किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एनालाइज द एडवांटेज अल बेरूनी गेन फ्रॉम हिज एक्सपर्टीज इन मल्टीपल लैंग्वेज। क्योंकि उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी तो उसका फायदा क्या हुआ। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, किसी भी इंसान को अगर बहुत सारी लैंग्वेजेस आती होंगी तो वो क्या कर पाएगा, वो लैंग्वेजेस उसको अलाउ करेंगी कि वो कंपेयर कर पाए, वो ट्रांसलेट कर पाए अलग अलग टेक्स्ट को, जो भी क्रॉस कल्चर एक्सचेंज चल रहे हैं उनको देख पाए, एंड द टेक्स्ट डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज अक्रॉस डिफरेंट रीजन। अलग अलग रीजन में जो भी उससे रिलेटेड जो नॉलेज है वो सारी चीजें वो गेन कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ अल बिरूनी। अल बिरूनी की सिग्निफिकेंस क्या रहती है पतंजलि के वर्क को ट्रांसलेट करने में ऑन ग्रामर इनटू अरेबिक। तो जब पतंजलि का वर्क ये अरेबिक में ट्रांसफर करता है तो अल बिरूनी यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है कि वो प्रिजर्व करता है और ट्रांसलेट करता है नॉलेज को फ्रॉम इंडियन कल्चर टू द इस्लामिक वर्ल्ड। जो इंडियन कल्चर है उसको कहाँ लेके जा रहा है, इस्लामिक वर्ल्ड तक लेके जा रहा है।
एनरिचिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर, इससे क्या हो रहा है, ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है और लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल की भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डिड अल बिरूनी ट्रांसलेशंस कंट्रीब्यूट टू द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो अल बिरूनी की ट्रांसलेशन है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को कैसे डेवलप करती है एंड अप्रिसिएशन को कैसे डेवलप करती है बिटवीन इस्लामिक एंड इंडियन सिविलाइजेशन, दोनों के बीच में। क्योंकि अल बिरूनी की जो ट्रांसलेशंस है ना, वो हमें बहुत सारा नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, एप्रिसिएशन प्रोवाइड करती है इस्लामिक और इंडियन सिविलाइजेशन के बीच में, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, आइडियाज और कल्चरल प्रैक्टिसेस पॉसिबल हो पाती है। ये जो इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज है, ये दोनों ही ट्रेडिशंस को प्रमोट करता है कि उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़े, डायलॉग्स बढ़े, ठीक है, दो सिविलाइजेशन के बीच में। सॉल्ट सत्याग्रह से पूरा का पूरा पैसेज आया हुआ है, पहले मैं क्वेश्चन देखूंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डज गांधी रेफरेंस टू द power of peace and non-violence suggest about his strategic approach to resistance against British colonial rule। गांधी जी ने पावर ऑफ पीस का किस तरीके से और नॉन वायलेंस का किस तरीके से यूज किया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेस्ट करने में। तो गांधी जी ना यहाँ पे पावर ऑफ पीस के बारे में मेंशन करते हैं, नॉन वायलेंस में मेंशन करते हैं और बताते हैं कि उनका बिलीव जो है वो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस में ही रहा है स्टार्टिंग से, जिसकी वजह से वो इस ब्रिटिश कॉलोनियल ऑपरेशन से बाहर निकल पाए। इट रिफ्लेक्ट्स, ये इनका स्ट्रैटेजिक अप्रोच जो है वो दिखाता है और मोरल फोर्स को भी दिखाता है, जिससे जो जनता है वो साथ में आ पाती है और पॉलिटिकल चेंज समाज में लेकर आ पाते हैं। What parallels can be drawn between Gandhi's critique of salt tax and broader movements for social justice and human rights? तो क्या क्या चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं, पैरेलल्स देख सकते हैं। गांधी का जो गांधी क्रिटिक ऑफ सॉल्ट टैक्स रेजोनेट्स, यहाँ पे क्या बताता है, ये ब्रॉडर मूवमेंट के बारे में बताता है, सोशल जस्टिस के एंड ह्यूमन राइट्स के, बाय हाईलाइटिंग द सिस्टमैटिक इनजस्टिस, जो भी सिस्टमैटिक इनजस्टिस एम्बेडेड है विद ऑपरेसिव विद इन ऑपरेसिव स्ट्रक्चर ऑफ पावर, उसके बारे में ये बताता है। ये अंडरस्कोर करता है किसको, यूनिवर्सल स्ट्रगल को, कि एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट साथ में आकर इंसान कैसे स्ट्रगल करता है, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, इनइक्वालिटी के अगेंस्ट, एम्फोसाइजिंग के अगेंस्ट किस तरीके से एम्फोसाइज करता है, मतलब ये इंपॉर्टेंस को नॉन वायलेंस की, तो ये किस तरीके से इतना ज्यादा इस इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज उठा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, थर्ड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, हाउ डज गांधी रेफरेंस टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉल्ट बाय द गवर्नमेंट शेड लाइट ऑन द ब्रॉडर इम्प्लीकेशन ऑफ colonial पॉलिसीज ऑन इंडियन नेशनल रिसोर्सेज। गांधी जी ने ये जो सॉल्ट लॉ ब्रेक करी, इससे ब्रिटिशर का दिमाग कैसे घुमा और उनको कैसे समझ में आया कि इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज है उनको हम ऐसे ही यूज नहीं कर सकते हैं। गांधी जी जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉल्ट के बारे में जब बात करते हैं, तो यहाँ पे अंडरस्कोर करते हैं द कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन को ऑफ इंडिया का, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट किया गया है, उन पे अपना कंट्रोल जमाया गया है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ये एक पैटर्न बताता है कि किस तरीके से जो पावरफुल कंट्रीज है वो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करती है और इंपीरियलिज्म जो है वो इस्टेब्लिश करती है, और इंडिया में ऐसा बहुत टाइम पीरियड तक होता रहा। तो इन्होंने, जिसकी वजह से लोकल डेवलपमेंट जो था वो भी रुका रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने लाइट जो है वो इस पे डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है राइट पिटिशन के बारे में। तो किसानों की क्या क्या मांगे थी उसके बारे में ये बात कर रहा है। इन व्हाट वेज द मनी लेंडर्स ऑप्रेस्ड राइट, कि किस तरीके से किसानों को परेशान करते थे भाई, क्या किस किस तरीके से इनको परेशान करते थे। एक्सॉर्बिटेंट टैक्स कलेक्टेड, मतलब बहुत बहुत ज्यादा इनको दबा धमका के इनसे टैक्स कलेक्ट किया करते थे। रेकलेस मेथड ऑफ कलेक्शन, बहुत बहुत बुरी तरीके से इनसे बिहेव करते थे। अगर इनको पेमेंट नहीं मिलती थी तो उनका लैंड इनसे छीन लेते थे। राइट्स वर फोर्स, इनको फोर्स किया जाता था टू बेग फॉर बेसिक नेसेसिटीज, कि आम चीजें भी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको भीख मांगनी पड़ेंगी। उनको मैनिपुलेट किया जाता था और दे वर कंपेल्ड टू साइन बॉन्ड्स, उनको जबरदस्ती उनसे ये बॉन्ड साइन करवाए जाते थे। क्लोथ्स एंड ग्रेन्स वर नॉट सोल्ड एट कैश रेट्स, देयर प्रोड्यूस वाज टेकन अवे, इनकी जितनी प्रोड्यूस थी वो उनसे छीन ली जाती थी, बट नॉट क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, बट उनको उनके पैसे नहीं मिलते थे। दे नॉट गिव देयर, अब इनको इनके रिसिप्ट भी नहीं दिया करते थे ये राइट्स को, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट वेज में इनको अप्रेस करते थे। इतने सारे पॉइंट्स लिखते हैं नहीं, यू जस्ट हैव टू राइट एनी 2 और 3 पॉइंट्स, ठीक है। बाय वाज द हार्वेस्ट टेकन अवे बाय द मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स क्यों इनसे हार्वेस्ट छीन लेते थे। टेकिंग अवे द प्रोड्यूस वाज अ वे, ये एक तरीका होता था कि वो इनसे जितने भी अनपेड डेट्स है वो सारे के सारा जो कर्जा इनके ऊपर बाकी है वो सारा का सारा वसूल पाए, ठीक है। दे श्योर द राइट दैट इट वुड बी क्रेडिटेड, ये क्या करते थे, ये श्योर करते थे राइट को कि ये सारा का सारा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बट दैट वाज नॉट केस, बट ऐसा तो था ही नहीं रियलिटी में, कोई भी रिसीट नहीं दी जाती थी इनको। और यही सारे पॉइंट्स जो ऊपर थे ना वो भी यहाँ पे मेंशन करे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स, रैयत वाली सिस्टम के 2 फीचर्स बताने हैं। यहाँ पे डायरेक्टली जो किसान थे उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था, जो एवरेज इनकम आती थी फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल उसको एस्टिमेट लगाया जाता था। रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी राय की एसेस की जाती थी, और उसके बाद यहाँ पे जो प्रपोर्शन था
टैक्स का वो फिक्स किया जाता था स्टेट के द्वारा। जो लैंड था उसको रीसर्वे किया जाता था आफ्टर एवरी 30 ईयर्स। आफ्टर सर्वे रेवेन्यू रेट्स इंक्रीज, जैसे सर्वे हो जाता था उसके बाद जो रेट थे वो इंक्रीज होते रहते थे, ठीक है। अब क्या है, अ लैंग्वेज विद एन एनॉर्मस रेंज। अब अल बिरूनी का ही एक और टेक्स्ट है ये यहाँ पे जो आया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। व्हाट मोटिवेटेड अल बिरूनी टू स्टडी संस्कृत, उसको उसका क्या उसके क्या दिमाग में आया, क्यों उसने डिसाइड किया कि वो संस्कृत को पढ़े। अल बिरूनी इंटरेस्ट इन लैंग्वेजेस मोटिवेटेड हिम, इसका जो इंटरेस्ट था ना लैंग्वेजेस में, इस चीज ने इसको बहुत मोटिवेट किया। ही वांटेड टू अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर, ये इंडियन कल्चर को समझना चाहता था, पढ़ना चाहता था, संस्कृत टेक्स्ट को समझना चाहता था, कास्ट सिस्टम को समझना चाहता था। ये सारी चीजों में इसको बहुत ज्यादा हेल्प हुई। अल्बिनो ने इसलिए भी पढ़ना चाहता था बिकॉज ही वॉन्टेड टू ओवरकम द डिफिकल्टी ऑफ लर्निंग संस्कृत, बिकॉज उसको संस्कृत नहीं समझ में आती थी तो वो चाहता था कि वो संस्कृत सीखे। ही हैड रेड संस्कृत वर्क्स, इसने बहुत सारे अलग अलग संस्कृत वर्क्स जो है वो पढ़े हैं, जो अरेबिक में ट्रांसलेट करेगा, और इवन खुद भी इसने ट्रांसलेट किया। ही ऑल्सो हेल्प ट्रांसलेट द ग्रीक वर्क्स, जितने भी ग्रीक वर्ड्स थे उनको भी संस्कृत में ट्रांसलेट करवाया। इसने पतंजलि के वर्क जो कि ग्रामर पे था उसको भी अरेबिक में ट्रांसफर वो ट्रांसलेट करवाया। गजनविद कॉन्क्वेस्ट जो हुआ था यहाँ पे, इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो ट्रांसमिशन आइडियाज का था वो अल्बिरूनिया और ब्राह्मण्स के बीच में हो पाया। ही वांटेड टू नो द एनॉर्मस रेंज ऑफ लैंग्वेजेस, ये सारी लैंग्वेजेस जानना चाहता था इंडिया के बारे में। ही वांटेड टू नो मोर अबाउट द वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में भी ये जानना चाहता था। तो इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, तो मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट्स इसमें से लिखने हैं। हाउ डिड अल्बिरूनी ऑब्जर्वेशन अबाउट संस्कृत कॉन्ट्रीब्यूट टू क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग, कैसे इसकी क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो डेवलप होती है। अल्बिरूनी की जो ऑब्जर्वेशन थी एज ये ब्रिज की तरह काम करती है अरेबिक और इंडियन कल्चर्स में। ये प्रमोट करती है अंडरस्टैंडिंग अरेबिक और इंडियन वर्ल्ड के बीच में। ये हाईलाइट करती है अलग अलग फीचर्स दोनों ही जो लैंग्वेजेस के अंदर प्रेजेंट थे उनको। और जितने भी लोग फेमिलियर थे अरेबिक से, वो क्या कर सकते थे, अब वो जिनको डिफिकल्टी आती थी संस्कृत लैंग्वेज पढ़ने में, अब वो भी यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते थे, पढ़ सकते थे। इसने पढ़ा, अंडरस्टैंड किया इंडियन कल्चर को, कंपेयर किया इसने सोसाइटी को। ही वांटेड टू अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर थ्रू संस्कृत टेक्स्ट, ठीक है, ये क्योंकि समझना चाहता था। इन व्हाट वेज दस अल बिरूनी कंपेयर संस्कृत टू अरेबिक, कैसे कंपेयर करता है, जब ये ट्रांसलेट कर पाता है, क्योंकि संस्कृत तो बहुत डिफरेंट थी ना अरेबिक से, तो संस्कृत टेक्स्ट को इजीली ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता था। संस्कृत लैंग्वेज जो थी वो बहुत एनॉर्मस रेंज की थी। बोथ द लैंग्वेजेस यूज मल्टीपल नेम्स, सेम चीज़ों के लिए अलग अलग नाम जो थे वो यूज़ किए जाते थे। और दोनों ही लैंग्वेजेस में सेम वर्ड्स जो थे वो वो बहुत कम जो थे हमें देखने को मिलते थे, बट हालांकि काफ़ी सारे प्रेजेंट भी थे। अब नेक्स्ट जो है वो किससे है, बुद्धिज्म से है। सुत्त पिटका के बारे में बताया है, एक शब्द है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूत्र पिटका कंटेन्स द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ठीक है। ये क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये बताओ कि सूत्र पिटका की जो बेसिकली इंपॉर्टेंस है वो क्या है। तो इसके अंदर टीचिंग्स है बुद्धा की, ये बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउ डिड बुद्धा एडवाइस द वेल्दी हाउस होल्डर, कैसे ये वेल्दी हाउस होल्डर को एडवाइस करता है कि आपको बहुत ह्यूमन और एथिकल रहना चाहिए। उनको असाइन करता है उनका वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। दे बाय सप्लाइंग देम द फूड एंड वेजेस, उनको सप्लाई करते हैं फूड एंड वेजेस। बाय टेंडिंग देम इन सिकनेस, और बाय शेयरिंग डेलीकेट्स विद देम। बाय ग्रांटिंग लीव एट टाइम्स, बाय शोइंग अफेक्शन इन एक्ट एंड स्पीच एंड माइंड। बाय शेयरिंग एंड केयरिंग, बुद्धा एम्फसाइज्ड ऑन राइटियस एक्शन, तो ये राइटियस एक्शन पे इस तरीके से फोकस करते थे। बाय व्हाट वाज द एडवाइस गिवन बाय बुद्धा, क्या एडवाइस बुद्धा ने यहाँ पे दी थी टू सिंगला ऑन हाउ टू बिहेव विद हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो यहाँ पे ये जब पैसेज पढ़ोगे तो उससे आइडिया मिल जाएगा, बट अभी मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमें पेरेंट्स के प्रति और टीचर्स के प्रति रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। हमें पेरेंट्स की एडवाइस सुननी चाहिए, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए जब वो बीमार हो या ओल्ड एज में हो। बीइंग अ डेडिकेटेड स्टूडेंट, अगर एक जो डेडिकेटेड स्टूडेंट है उसके रहते हमें बहुत सारे अपने जो कर्म है वो करने चाहिए। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, और जो भी टीचर की इंस्ट्रक्शन है उसको सिंसियरिटी के साथ फॉलो करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वट वॉज सिल्क वीवर्स डिड, सिल्क वीवर पे आया हुआ ये एक शब्द। हाउ वॉज लव फॉर म्यूजिक एक्सप्रेस इन द इंस्क्रिप्शन, जो म्यूजिक के लिए लव था वो कैसे एक्सप्रेस किया गया इन इंस्क्रिप्शन में। इट वॉज प्लीजिंग टू द ईयर, ये बहुत अच्छा लगता था कानों को, और अटैचमेंट इसीलिए म्यूजिक से बढ़ गई। हाउ डिड इंडिविजुअल्स डेमोन्स्ट्रेट देयर मास्टरी इन द साइंस ऑफ वैदिक एस्ट्रोनॉमी, कैसे इन्होंने मास्टरी कर ली इसमें। सेल्फ पोजिशन थी इनके अंदर द साइंस ऑफ वैदिक एस्ट्रोनॉमी की, और इन्होंने खुद से ही फिर इसके बाद इसको मास्टर कर लिया। इन व्हाट वेज, जो वेरियस टैलेंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं इस इंस्क्रिप्शन के अंदर, वो कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल फैब्रिक को, जो ओवरऑल फैब्रिक है सोसाइटी का उसको। होता क्या है, डेवलपमेंट हो पाता है डिफरेंट स्किल्स का, डेवलपमेंट हो पाता है डिफरेंट ऑक्यूपेशंस का, इंटरमिक्सचर हमें ट्रेडिशनल कल्चर का देखने को मिल जाता है, और प्रमोशन देखने को मिलता है सेंस ऑफ टॉलरेंस एंड हार्मनी का, डेवलपमेंट देखने को मिलता है सोशल वैल्यूज का, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाउ टैंक्स वर बिल्ट, टैंक्स कैसे बनाए जाते थे, तो कहाँ की बात हो रही है, ये हो रही है विजयनगर एम्पायर की बात।
वाई, अब पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डिड कृष्णदेवराय कंस्ट्रक्ट अ टैंक, क्यों कंस्ट्रक्ट किया, इरिगेशन पर्पस के लिए और वाटर कलेक्शन के लिए, ठीक है, ताकि जो सिटी तक है वाटर वो पहुंच पाए इसलिए। वाई डिड कृष्णदेवराय, इन्होंने क्यों चूज किया कि भाई ये क्या करना चाहते हैं, द लोकेशन एट द माउथ ऑफ टू हिल्स फॉर बिल्डिंग द टैंक, इन्होंने क्यों वहां पे डिसाइड करी लोकेशन, ताकि रेगुलर सप्लाई वाटर की आती रहे तुंगभद्रा बेसिन से, और दूसरी चीज वाटर जो है वो 3 लीक से आए, तो जो लेक है वो पूरी की पूरी फिल हो जाए। इन वट वेज वॉज द वाटर फ्रॉम द टैरोस यूज, कैसे यूज किया जाता था उसको, उसको सब सिटी में सप्लाई किया जाता था डोमेस्टिक यूज के लिए, गार्डन्स में, राइस फील्ड्स में, और टू द रॉयल सेंटर तक भी इसको पहुंचाया जाता था, फॉर द पर्पज ऑफ इरिगेशन के लिए भी इसको यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्या है, द नवाब हैज लेफ्ट, तो वाजिद अली शाह की बात हो रही है। वाई वॉज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ द नवाब, ये जो इमीडिएट इफेक्ट आया नवाब को हटाने का, और था क्या ये, व्हाट वाज द इफेक्ट, क्या था ये इफेक्ट। पीपल ऑफ अवध वर अनहैप्पी, बहुत ज्यादा दुखी थे ये लोग, बहुत बहुत इनके पीछे रोए भी वो, दे वेल्ड, इनके पीछे पीछे गए, सोल हैड गॉन आउट ऑफ द बॉडी, ऐसा इन लोगों ने बोला कि ऐसा लगा कि आत्मा जो है वो शरीर से निकल चुकी है। बहुत डिससेटिस्फाइड थे वो ब्रिटिशर से, बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वाई वॉज देयर इमोशनल अपहीवल, क्यों देखने को मिली जब नवाब को हटा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे देर वॉज अपहीवल व्हेन द पीपल वर ग्रेटली अनॉयड, लोग बहुत परेशान थे। नवाब वॉज डिथ्रोन्ड ऑन फ्रिवलेस ग्राउंड्स, उसको यहाँ पे हटा दिया गया था फ्रिवलेस ग्राउंड से, ये बोलकर कि अब भाई मिस गवर्नेंस कर रहे हो, सही से गवर्न नहीं कर पा रहे हो। अवध को अनेक्स कर लिया गया था और उसको एक फादर फिगर की तरह यहाँ पे देखा जाता था, तो इसीलिए लोगों को ऐसा लगने लगा कि जो सोल है वो जा चुकी है उनकी बॉडी से। लॉस ऑफ लाइवलीहुड, बहुत सारे लोग इनके कोर्ट में काम किया करते थे, वो सारी जॉब उनकी चली गई और कोर्ट कल्चर पूरा का पूरा खत्म हो गया। हाउ डिड एनेक्सेशन ऑफ अवध फिट इनटू द ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रैटेजी, कैसे ये आराम से एनेक्स कर पाते हैं अवध को और ये कैसे अपनी जो स्ट्रैटेजी थी उसको पूरा कर पाते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो है वो डिस्क्राइब करता है किंगडम ऑफ अवध को, याद रखना ये स्टेटमेंट लॉर्ड डलहौजी की थी। क्या बोला था इसने, इट इज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू अवर माउथ वन डे। द ब्रिटिश फेल्ट दैट द सॉइल देयर वाज गुड, इनको लगा यहाँ तो इंडिगो और कॉटन उगाने के लिए सॉइल तो बहुत बढ़िया है, तो ये जो रीजन है वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, ताकि हम क्या कर सके, अपर इंडिया को भी डेवलप कर सके। बाय द अर्ली 1850s जितने भी मेजर एरिया इंडिया के एरियाज थे उनको कॉन्कर कर लिया गया, मराठा लैंड्स को भी, दो अब रीजन, कर्नाटक रीजन, पंजाब, बंगाल, सबको अब बचा था फिर अवध, तो उसको भी कॉन्कर यहाँ पे कर लिया 1856 के टाइम पीरियड में, ठीक है, टेरिटोरियल एनेक्सेशन के जरिए। आगे क्या है, फेडरलिस्ट एंड मटेरियलिस्टिक के ऊपर आया हुआ है, ये भी एक एक्सर्प्ट है जो सुत्तू पिटिका से लिया गया है। इसमें क्या है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो पैसेज जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है, बट फिर भी हमें पैसेज पे इतना फोकस नहीं करना, हमें क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। एनालाइज द व्यूज ऑफ मखाली गौसला ऑन कर्मा, व्यूज ऑफ मखाली गौसला, क्या थे इनके व्यूज ये बताने। ये कहती थी वर्चूज जो है हमारी लाइफ के उनको फॉलो करना चाहिए, प्लेजर और पेन जो है वो सारा प्री डिटरमाइंड होता है, कितना सुखी कितना सुख मिलेगा इस संसार में, इंसान को कितना दुख मिलेगा वो सब प्री डिटरमाइंड होता है। हाउ डिड अजीता केशकम्बालन डिस्क्राइब द रिलेशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द 4 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, कैसे डिस्क्राइब करती है ह्यूमन बींग्स, क्योंकि 4 एलिमेंट से ही बने हैं, अर्थ, वाटर, फायर और एयर से, ठीक है, और इसी में ही जाकर एंड में वो समा जाते हैं, मिल जाते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द व्यूज ऑफ फेडरलिस्ट और मटेरियलिस्ट के बीच के जो ये रिव्यूज हैं वो बताने। फेडरलिस्ट क्या कहते हैं, ऑल इवेंट्स एंड एक्शन सारे प्री डिटरमाइन होते हैं और इंडिविजुअल्स आर पैसिव ऑब्जर्वर, हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं इन चीजों को। मटेरियलिस्ट का मानना क्या है, यूनिवर्स एक ऐसा सिस्टम है नेचर का जिसमें इवेंट्स और आउटकम्स जो है वो रिजल्ट है हमारे फिजिकल प्रोसेस के, ये मटेरियल वेलबींग की बात करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्रिएशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में ये जो क्रिएशन है और सर्कुलेशन है उसकी बात करी जा रही है, यूरोपियन ट्रैवलर्स की बात हो रही है यहाँ पे। और देखो शेख इतिश समुद्दीन की बात हो रही है, और यहाँ पे देखते हैं जरा की बात भाई चल क्या रही है एग्जैक्टली क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं समझ में आ पा रहा, तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं। इन व्हाट वे डिड शेख इतिश समुद्दीन एंड मिर्जा अबू तालिब चैलेंज द वर्जन्स ऑफ यूरोपियन टुवर्ड्स इंडिया, कैसे चैलेंज करते हैं ये, दे प्रोड्यूस देयर ओन वर्जन्स थ्रू राइटिंग, अपने वर्जन्स खुद के बनाते हैं। एक एक एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे, ऑथर्ड बाय यूरोपियन राइटर्स ऑन मेडिवल इंडिया, ट्रैवल्स द मुगल एम्पायर, किसने लिखी थी, नेम कमेंट कर दो फटाफट से। क्या सिग्निफिकेंस देखने को मिलती है हमें डिफरेंस बिटवीन इंडिया और यूरोप में, यूरोपियन जो कल्चर है वो डेवलप करता है द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म के आइडिया को डेवलप करता है, वेयर मिर्जा एंड शेख एनकरेज डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, और अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जो सरप्लस प्रोडक्शन है इन इंडिया में
वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। बाय द स्टेट वेयर्स अबुल फजल जो है वो डिस्क्राइब करता है कि लैंड रेवेन्यू एज रिम्यूनरेशन ऑफ सोवरेनिटी, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ रखा है, वी से दैट इट इज़ अवर फार्म एंड सोल रिजॉल्व टू हैव एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, इंडिया इज बाउंड टू बी सोवरेन। तो इंडिया के ऊपर ये आज़ादी के टाइम पीरियड की ही बात चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है फर्स्ट वाला, मेंशन द फर्म एंड सोlemn रिजॉल्व एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज। क्यों बोला गया है ये वर्ड यहाँ पे, क्योंकि ये एम्फोसाइज कर रहा है इस चीज पे कि हमारी कमिटमेंट जो सिर्फ और सिर्फ वो किसके प्रति है, डेमोक्रेसी के प्रति है। हम रिफ्लेक्ट करते हैं लोगों की जो विल है उसको, और एक्नॉलेज करते हैं डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस को। हाउ डज पैसेज एम्फोसाइज द कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, ये जो पैसेज है वो कैसे एम्फसाइज करता है कमिटमेंट में डेमोक्रेसी की तरफ। इकोनॉमिक जो डेमोक्रेसी है और जस्टिस की जो बात करी जा रही है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, सोशल इक्वलिटी की बात हो रही है, और भी कोई पॉइंट आपको देखने को मिलता है तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। हाउ इज डेमोक्रेसी एक्सप्लेन, डेमोक्रेसी को कैसे एक्सप्लेन किया गया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिपब्लिकन पैसेज, कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। रिपब्लिक कमिटमेंट है डेमोक्रेसी की, अलायंस विद द एस्पिरेशन ऑफ पीपल, पीपल की एस्पिरेशन के साथ अलायन हो रही है। गारंटी ऑफ जस्टिस इक्वलिटी एंड फ्रीडम टू सिटीजन की गारंटी कर रहे हैं कि भाई आपको यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो मिलेंगी ही मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिज्म इन प्रैक्टिस। सूत्र पिटका से देख रहे हो कितने सारे सोर्स जो है वो आए हुए हैं। हाउ डिड बुद्धा हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैशन ऑफ सोशल हायरार्की, सोशल हायरार्की के बारे में क्या बताते हैं। इनका कहना है सारी बींग्स जो है, लिविंग बींग्स सारी इक्वल है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी अपनानी चाहिए, एथिकल कंडक्ट रखना चाहिए, सर्विस हमें सबकी ही करनी चाहिए। बुद्धा यहाँ पे राइटियस एक्शन के बारे में क्यों बात करते हैं और क्या है ये राइटियस एक्शन। काइंडनेस की बात करते हैं, जनरोसिटी की बात करते हैं, इनर वर्च्यूज की बात करते हैं, प्योरिफिकेशन कहते हैं, माइंड की होनी बहुत जरूरी है अगर हम निब्बाना टीम करने चाहते हैं तो। एनी टू टेनेंट्स ऑफ कर्मा अकॉर्डिंग टू बुद्धा, सबसे पहला तो भाई पॉजिटिव कर्मास जो है वो जनरेट करने चाहिए हमें, फॉस्टर हार्मनी, हार्मनी बनानी चाहिए, और पीस और वो कोहेंसिवनेस में हमें बिलीव करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आया है ट्रेवलॉग ऑफ अब्दुल रज्जाक से आया हुआ है, तो स्ट्रेंज नेशन के बारे में उसने बताया है। तो कहाँ के बारे में बताएगा अब्दुल रज्जाक, बताओ भाई। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डिड अब्दुल रज़्ज़ाक कॉल इंडिया स्ट्रेंज नेशन, क्यों बोलता है ये स्ट्रेंज नेशन, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं था, यहाँ का कल्चर बड़ा ही डिफरेंट था। हाउ डू इमोशंस एंड परसेप्शंस रिफ्लेक्ट इन दिस सोर्स, इमोशंस जैसे एडमायरेशन, सरप्राइज, कंफ्यूजन, ये सारी चीजें इसके पैसेज से दिखती है। अब्दुल रज़्ज़ाक क्या डिस्क्राइब करता है टेम्पल्स के बारे में, मैंगलोर में जो ये देखता है, ब्रॉन्ज कॉन्ट एंट्रेंसेस बने हुए थे, गोल्ड स्टैचूज बने हुए थे, ये सारी चीजें ये बताता है। फिर नेक्स्ट क्या है, देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइड ही डिड लॉयलिटी, तो ये भी किससे आया हुआ है, ये वाला भी थर्ड बुक से, वही कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर से पूछा हुआ है। हाउ एज पन डिस्क्राइब द की टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, उन्होंने बोला सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, केयरलेस बनना पड़ेगा हमें दूसरों के लिए भी, केयरलेस फॉर सॉरी केयरलेस बनना पड़ेगा हमें अपने लिए भी और दूसरों के लिए, यहाँ पे ज्यादा सोचना पड़ेगा। हाउ हैज पन डिफाइन द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, इन्होंने क्यों कैसे डिफाइन किया इस आर्ट को, इन्होंने बोला कि प्लूरल कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, इससे डिसीजन मेकिंग हर किसी के लिए हो पाती है, और डेमोक्रेसी जो है वो एड्रेस करती है सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटी को। पंत का व्यू क्या था रिलेशनशिप को लेकर बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी, इनका मानना था कि कोई भी डिवाइडेड लॉयल्टीज नहीं होती बल्कि सारी लॉयल्टीज जो है वो सेंटर होती है अराउंड द स्टेट। तो हमें केयर करनी चाहिए एक लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए, ना कि सिर्फ एक छोटी सी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। ठीक है, से साची इन द 19th सेंचुरी, तो ये वाला जो है वो आया हुआ है सबसे पहला ही, ये चैप्टर का ये जो पार्ट है टेक्स्ट है वो है। ठीक है, अब देख लेते हैं, व्हाई वाज साची एन इंटरेस्ट टू अलेक्जेंडर कनिंघम, क्यों इतना इंटरेस्ट का पार्ट था। कनिंघम जो थे वो सपोज टू प्रिपेयर, ये क्या करना चाहते थे, इस पर रिपोर्ट जो थे सुपर बनाना चाहते थे। साची जो लाइज बोथ इन इट बीइंग अ सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट हेरिटेज, एक तो सेंटर था और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था इंडिया के आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री का। साची कैसे बुद्धिज्म से रिलेटेड था, क्योंकि ये ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है जिसके अंदर बहुत सारे बुद्धा के रिलिक्स कंटेन करते हैं। डोम शेप जो स्तूपा है वो रिप्रेजेंट करता है बुद्धा की सीटेड इन मेडिटेशन को। जो शाहजहां बेगम है उन्होंने कैसे बचाया, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें। जो भोपाल की रूलर रही शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने ही पैसे प्रोवाइड किया, फंड किया पूरा का पूरा इस एक्सपीडिशन को। जॉन मार्शल को बोला कि आप भाई गेस्ट हाउस में रहो और हम आपको पैसे देंगे, इसीलिए जॉन मार्शल ने अपनी सारी वॉल्यूम्स इनको डेडिकेट कर दी। इन्होंने म्यूजियम को भी फंड किया, गेस्ट हाउस में भी इनको पैसे दिए वहाँ रहने के लिए। शी ऑल्सो फंडेड पब्लिकेशंस, यहाँ पे इन्होंने पब्लिकेशंस भी फंड करी, जो भी वॉल्यूम्स वहाँ पे पब्लिश होनी थी जॉन मार्शल के द्वारा लिखी हुई उनको।
लव फॉर द लॉर्ड के बारे में बताया है और ये मीराबाई के दोहे जो हैं वो यहाँ पे लिए गए हैं, सॉन्ग जो है वो लिए गए हैं। क्या है इसमें? मीराबाई जो है वो यहाँ पे एक ऐसी लाइफ जीती है, लाइफ ऑफ एस्केटिज्म एंड बीइंग अ डिवोशनल एंड मिस्टिक पोएट की लाइफ जो है वो जीती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? एग्जामिन द रीजन ऑफ कॉलिंग मीराबाई एन एस्केटिक फिगर। क्यों इनको ऐसा बोला जाता है? क्योंकि वो लाइफ ही ऐसी जी रही होती है, मिस्टिक पोएट की लाइफ जी रही होती है। ये सारे जो कन्वेंशंस थे सोसाइटी के टाइम के, उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। स्पिरिचुअल डिवोशन अपनी दिखाती है कृष्णा के प्रति, घर भी छोड़ के चली आती है। मीराबाई का रिलेशन क्या था? मेवाड़ से। तो मीराबाई जो थी वो वहाँ पे शादी होती है उनकी मेवाड़ में, बट आफ्टर फ्यू इयर्स जो राणा है मेवाड़ के, वो मर जाते हैं और उसके बाद ये डिसाइड करती है कि वहाँ नहीं रहेंगी। मीराबाई जो है वो कैसे यूनिक है बाकी सारे पोइट्स में, भक्ति सेंट्स में। मीराबाई यूनिक इसलिए है क्योंकि इनके भक्ति मूवमेंट जो है वो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को भी दिखाते हैं, जेंडर को भी दर्शाते हैं। एक प्रिंसेस की तरह जन्मी बट इन्होंने लाइफ बिल्कुल सन्यासी की, सेंट की बिताई। जब मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ तो आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, राइट? और शी लिव्ड अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी। इन्होंने बिल्कुल ऐसी सिंपल लाइफ जो थी वो जी। शी शोड एब्सोल्यूट डिवोशन। इन्होंने पूरा अपना जो ध्यान था वो कृष्णा के प्रति ही लगा दिया था। लास्ट एक्सेप्ट क्या कह रहा है? द वर्ल्ड बियॉन्ड पैलेस। पैलेस के बियॉन्ड जो वर्ल्ड था वो बुद्धा की टीचिंग से ही के बारे में ही बात हो रही है। सबसे पहला क्या है? द आइडेंटिफाई द पर्सन हु परसुएडेड द किंग। जिसे परसुएड किया राजा को कि आपको क्या करना है, वर्ल्ड को रिनाउंस कर देना है। तो वो थी कमलावती जिन्होंने परस्यूड किया, वो इसमें ही आंसर पैसेज में मिल जाएगा। ओ किंग धम्मा अलोन एंड नथिंग एल्स विल सेव यू। यहाँ पे क्या कहती हैं अपने हस्बैंड को कि भाई देखो, आपको कुछ भी नहीं बचाने वाला, आपको सिर्फ और सिर्फ धम्मा ही बचाने वाला है। ये धम्मा जो वर्ड है वो किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है? तो ये बता रहा है भाई, दम्मा जो है वो ट्रुथ को सिग्निफाई कर रहा है, दैट कैन सेव वन नथिंग एल्स। द डिसाइपल वाज फॉलोइंग द प्रीचिंग्स ऑफ महावीरा। महावीरा ने जो भी कहा वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे प्रीच कर रही है। अंडर विच कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अनचेक्ड लाइक बर्ड्स इन देयर फ्लाइट वाज टोल्ड बाय डिसाइपल ऑफ महावीरा। वन हु हैज लेफ्ट द वर्ल्डली प्लेजर्स, जिसने एक बार वर्ल्डली प्लेजर्स को त्याग दिया, वो हमेशा विंड की तरह और चलता रहेगा और एक बर्ड की तरह फ्लाई करता रहेगा बिना किसी टेंशन के। तो अगर जो भी इंसान जो है वो इन डिटैचमेंट से डिटैचमेंट कर लेता है इस वर्ल्ड से, तो फिर वो ऑफ कोर्स हमेशा अपनी लाइफ जो है वो बढ़िया ही जीता है। इसी के साथ ही सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट करा दिए मैंने। अगर एक बार में समझना है तो दोबारा से देख लेना, बट कंप्लीट करके ज़रूर जाना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अभी जर्नी हमारी एंड हुई नहीं है। अभी हम सीयूईटी में भी साथ में ही प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए भी मैं बहुत जल्दी प्लान लेकर आने वाली हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम करके आना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।